हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल या बोलें आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं जो पिछले वीडियो में शेष रह गया था अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, वो प्रथम कोटि की हो या शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, उसके लिए आपके लिए वेग समीकरण, क्योंकि पिछला वीडियो आपका कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसके लिए हमने इसके दो पार्ट्स बना दिए हैं। पिछला पार्ट्स आप पिछले वीडियो में जाकर या प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको वो मिल जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। उस समय आपकी प्रावस्था की बात नहीं की गई थी, क्योंकि प्रावस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के अलावा प्लाज्मा भी होती है और बोर आइंस्टाइन भी होती है। ये आप बायो की क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आप बायो के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये बातें जानना जरूरी है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी मानी गई हैं, लेकिन परमानेंटली 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब आ जाते हैं वेग स्थिरांक में। एक नियम लागू हो जाता है कि जब जो रासायनिक समीकरण है उसकी सांद्रता या कहें कि उसके ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन आते हैं, वायुमंडलीय दाब के कारण जो परिवर्तन आते हैं, वायुमंडलीय दाब घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, तो इसे कहते हैं सांद्रता में परिवर्तन आते हैं। तो गैसीय प्रावस्था के लिए वो समीकरण ही अलग होता है, लेकिन बिल्कुल मिलता जुलता होता है। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए आपसे 4 अंक का ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की गैस प्रावस्था अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण का परिकल्पना कीजिए। तो आपको उसको समय सिद्ध करना होगा कि कैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जब गैस समीकरण होगा तो उसका वेग स्थिरांक का मान क्या होता है। चलिए हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं। माना कोई गैसीय अभिक्रिया निम्न है। आपने मान लिया कि कोई एक गैसीय अभिक्रिया निम्न है। जैसे गैसीय अभिक्रिया में ए अभिकारक है जिससे उत्पाद बन रहा है C प्लस B प्लस डी, B प्लस सी कर दें या B प्लस डी कर दें, कुछ भी ले लें। बस ये बता दिया कि ये गैसीय समीकरण है। यहाँ पर लिख दें गैसीय समीकरण। ये आप बात जान गए कि ये गैसीय समीकरण जिसमें अभिकारक ए गैसीय अवस्था में है और इससे बनने वाले उत्पाद बी और सी भी गैसीय अवस्था में है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसीय अवस्था में है। लिखेंगे माना अभिकारक लिख लें। माना अभिकारक ए की प्रारंभिक दाब पी क्या हो, पी आई। अभिकारक ए का प्रारंभिक दाब क्या हो, पी आई। ये प्रारंभिक दाब है या हो तो आगे लिखें हो तो टी समय बाद कुल दाब, टी समय बाद। अब क्रिया में अब कुछ काम करेंगे। अब क्रिया में जब कुछ काम करेंगे तो बी और प्लस सी क्या बनेंगे, आपके प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनेंगे। टी समय बाद कुल दाब पी टी हो तो अब यहां पर कुल वाष्प दाब यानी कि ए बी सी तीनों का हम वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब नहीं सॉरी, वायुमंडलीय दाब ए बी सी यानी अभिकारक उत्पाद, दोनों उत्पादों को लेकर जो हमारा दाब मिलेगा वो टोटल दाब क्या कहलाएगा, पीटी। और ये क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक दाब हो तो ए कॉमा बी बासी के आंशिक
आंशिक का मतलब होता पूर्ण ना लगना, क्योंकि ए बी बा सी, जब तीनों के दाबों को हम जोड़ लेंगे, ए अभिकारक कितना लगा रहा है, बी उत्पाद और सी उत्पाद कितना लगा रहा, तीनों को जोड़ लेंगे तो पूर्ण होगा। लेकिन ए कॉमा बी बा सी के आंशिक दाब क्रमशः क्या हो, पी ए के लिए पी ए कॉमा पी बी बा पी सी हो तो होने पर लिख दो, या होने पर कुल वायुमंडलीय दाब पीटी क्या होगा, कुल वायुमंडलीय दाब। तो पीटी बराबर आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी, यानी टोटल वाष्प दाब। पी को क्या बोला, पीटी को क्या बोला जाता है, टोटल वाष्प दाब, टोटल वायुमंडलीय दाब, सॉरी वाष्प दाब बहुत बार निकल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा पीटी, कब, जब हम अभिकारक उत्पाद और दूसरे उत्पाद के दाबों को जोड़ लेंगे, तीनों दाबों को जोड़ लेंगे, क्योंकि तीनों चीजें एक ही पात्र में है। अभिक्रिया कराने के बाद जो उत्पाद बन रहा है गैसीय अवस्था में, वो भी एक ही पात्र में दाब लगा रहा है, उस पर भी वायुमंडल का दाब लगता है। हम दुनिया पर जितनी भी चीजें हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, उस पर गैसीय जो दाब लग रहा है वो सभी पर लग रहा है, किसी एक निश्चित वस्तु पर नहीं। निश्चित वस्तु पर लगता है तो उसको इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर जो भी बनेगा, चाहे वो अभिकारक हो, उत्पाद हो, प्रोडक्ट, कुछ भी बन जाए, उस पर वायुमंडल का दाब लगता है। जैसे मनुष्य पर, चींटियों पर, पंखियों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, कुछ भी हो, उन पर वायुमंडल का दाब हमेशा लगता है। ये हो गया, इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं। अब क्रिया हमारी क्या थी, ए, उत्पाद क्या बन रहा था, बी प्लस सी, थोड़ी दूरी पर लिखते हैं। प्रारंभ में शॉर्टकट में लिख दिया, जब समय हो 0, थोड़ा और दूरी से लिखते हैं। प्रारंभ में जब t बराबर 0 हो तो ए की जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 0 atm होगा, और बी का भी कितना होगा, 0 atm, क्योंकि जब समय हमारा है t0 तो भाई ए अभिकारक का भी 0 atm होगा, बी उत्पाद का, और सी उत्पाद का भी 0 atm। अब लिखेंगे अभिकारक t समय बाद। अब हम क्रिया में कुछ काम करेंगे अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए, यानी कच्चे माल को पकाने के लिए। तो t समय बाद अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पीआई में एक्स परिवर्तन होने पर। तो भाई प्रारंभ में t समय बाद अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, पीआई, यानी फर्स्ट जो वायुमंडलीय दाब है वो a है। तो x सांद्रता, उसकी x सांद्रता या कहें x वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने पर, सांद्रता में px परिवर्तन होने पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी वायुमंडलीय दाब, पी माइनस एक्स, वायुमंडल या बोलेंगे एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। अब पीआई हो गया टी समय बाद, इसका कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स तो यही लोग बन रहे हैं भाई। एक्स वायुमंडल दाब कौन लगाएगा, अभिकारक ए, तो इसका हो जाएगा एक्स।
जीरो से कहाँ पहुँच गए, एक्स पर। इसी प्रकार से सी का क्या हो जाएगा, एक्स एटीएम। टी समय बाद अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या ली थी, पी आई। उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता यानी बोले प्रारंभिक वायुमंडलीय दाब, सांद्रता को इस समय क्या मान रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। प्रारंभिक वायुमंडलीय दाब कितना था, पी आई। उसमें एक्स वायुमंडलीय दाब में कमी हो गई, कितना, एक्स वायुमंडलीय। यह भी आंशिक है, एक्स को इस प्रकार से लिखते हैं, आपको यह ना लगे। एक्स यानी पी आई जो वायुमंडलीय पहला था, एक्स एटीएम में उसकी कमी आ गई। तो एक्स किसके लिए बना, बी के लिए, और दूसरा एक्स सी के लिए। अब आगे बताते हैं आपको कैसे इति सिद्धम लाना है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर जो ए अभिकारक है इसका कुल वाष्प दाब हमने कितना लिया था, पी ए। तो ए अभिकारक के लिए हो जाएगा आपका पी ए, बी अभिकारक के लिए पी बी, और सी अभिकारक के लिए और सी उत्पाद के लिए पी सी, यानी बी और सी उत्पाद बने हैं। तो लिखेंगे जहाँ पी ए बराबर होगा, कितनी हो गई, इसके वायुमंडल में दाब में करो पी आई माइनस एक्स, तो होगा पी आई माइनस एक्स। अब ये आप बात समझ लें, वायुमंडल या बोले एटीएम, वायुमंडली को लिखेंगे एटीएम। ये क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभिक वायु दाब, वायुमंडलीय दाब, और एक्स उसमें हो गया। प्रारंभिक मान लिया 10 है और यहाँ पर एक्स 5 है, तो कितना बचा, 5। आपको फिर बता देते हैं यहाँ पर कि आंशिक का मतलब होता है कि जैसे आप किसी बार्बर की दुकान पर गए, बार्बर की दुकान पर गए और आपका पूरा खलबाट कर दिया, यानी टकला। जब आपका टकला कर दिया गया तो पूर्ण रूप से बालों को हमने त्याग दिया। और जब आप कोई हेयर स्टाइल बनवा कर आते हैं, बालों को कटवा कर आते हैं, तो उसमें आंशिक ही बाल कटे जाते हैं। तो पूर्ण और आंशिक को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कभी कभी ऐसे होते कुछ बच्चे पूर्ण और आंशिक शब्द को नहीं समझ पाते हैं। तो आंशिक का मतलब होता है कि कम मात्रा में बालों को कटवा दिया थोड़ा सा, बाकी शेष रह गए, तो ये आंशिक। अगर पूरा ही खलबाट करा के आ गए यानी टकला, खलबाट को संस्कृत में टकले को खलबाट कहते हैं। ये बता दिया आपको बात याद रहेगी, थोड़ी मजाकिया बात है। तो आगे चलते हैं। तो पी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, पी आई माइनस एक्स। पी बी की कितनी होगी, एक्स एटीएम। पी बी इक्वल एक्स, ये एक्स जो आदत में होता है वही बनता है एटीएम। इसी प्रकार पी सी इक्वल क्या होगा, इसका भी एक्स एटीएम। लिखेंगे उपर्युक्त मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर उपर्युक्त मान क्या है, पी ए पी बी पी सी। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, पी टी बराबर पी ए पी बी पी सी। तो समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये सभी नंबर 1 दोबारा लिख दिया। पी टी बराबर पी ए की वैल्यू रखेंगे, पी ए की वैल्यू है पी आई माइनस एक्स। पी आई थोड़ा सफिक्स में लिखना, माइनस एक्स। ये एक्स का मामला बड़ा ख़राब है। प्लस पी बी की वैल्यू एक्स, पी सी की वैल्यू एक्स। इसको इससे काट देंगे तो पी टी इक्वल कितना बचेगा, तो पी टी इक्वल बचेगा पी आई माइनस एक्स। तो एक्स को आप इधर ले आएँ, एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा पी आई। तो पी आई हमेशा माइनस में मिलेगा क्योंकि ये प्लस से माइनस में पहुंच जाएगा, और पी टी आ जाएगा यहाँ पर। अब आप जान गए एक्स इक्वल क्या है, पी टी माइनस पी आई। पी टी माइनस पी आई हो जाएगा क्योंकि इसको एक कदम यहीं पर लगेगा तो ये धनात्मक वैल्यू रहेगी। ये इसको एक कदम यहाँ बढ़ाना था तो ये ऋण रहता, लेकिन इधर बराबर के इधर ले आए तो ये वैल्यू किसकी हो गई,
ऋणात्मक। और हम जानते हैं क्या होता है पी ए माइनस पी आई एक्स। तो पी ए बराबर पी आई माइनस एक्स। तो लिखेंगे ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू इस समीकरण नंबर इसे 2 दे दो। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से रब कर देते हैं। आप साथ में नोट करते चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, इतना रफ करने में आपका काम चल जाएगा। तो पी ए माइनस पी आई और एक्स, अब एक्स की वैल्यू यहीं पर पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी आई माइनस एक्स की वैल्यू है पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई। और इस पी आई को इधर एक कदम बढ़ाएंगे, इसके पास लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो पी ए बराबर हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। ये आपका बन गया, क्या बन गया, इसको पी आई को एक कदम इधर बढ़ाने के अच्छा क्या करा हमने, इसको यहाँ पर ले आए, दोनों को ऐड करेंगे बराबर के निशान के बाद तो ये धनात्मक वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर 2 आई, क्योंकि एक ये 2 पी आई और माइनस पी टी। अब लिखेंगे प्रथम कोटि के वेग समीकरण से। तो प्रथम कोटि का वेग समीकरण क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 अभिकारक बटे उत्पाद। तो कहते हैं ए बटे ए माइनस एक्स, यही तो होता है। और अभिकारक आपने क्या लिया था, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी पी आई, तो रख सकते हैं। और उत्पाद क्या अपना पी ए, तो यहाँ पर रख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10। अभिकारक आपका था पी आई बटे और आपकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ पी ए। या तो आप इतना ही लिखकर छोड़ दें तो भी आपकी क्या हो जाएगी, वेग स्थिरांक की गणना हो जाएगी। या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर एक और इससे तरीका है 2.303 अपॉन टी log 10 पी आई माइनस बटे क्या हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। ये आपका होता है गैसीय प्रावस्था के लिए। गैसीय प्रावस्था में जो रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं उनके लिए ये वेग स्थिरांक का मान होता है प्रारंभिक सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता का 2 गुना माइनस जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ टी समय बाद, वो है हमारा ये वायुमंडलीय दाब, क्योंकि हमें दाब में निकालना है। तो ये हो गया। अब इसमें ही कुछ और बचता है, उसके हम टॉपिक को बता देते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं, इसको बताना जरूरी है। तो अब इसको रब कर देते हैं, आपके बात आ गई होगी, आप बनेंगे टॉपर, इस बात को आप याद रखें। अब इसको हम बताते हैं, यहाँ पर टॉपिक मिटा देते हैं और लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। तो इसको रब करके लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण।
ये जो पिछला वेग स्थिरांक अभी गैसीय प्रावस्था के लिए अभी हमने बताया है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मिलान भी करें कि इसको कितना ज़्यादा हमने सॉर्ट करके और अच्छा करके आपको बताया है। तो इसके लिए अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो हमें क्या पढ़ना है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। तो ये हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण। तो प्रथम कोटि की प्रमुख अभिक्रियाओं के लक्षण के बारे में पहले लक्षण की चर्चा करते हैं। क्या लिखा है, इन अभिक्रियाओं के लिए वेग नियम निम्न होता है। आप जानते हैं वेग नियम क्या होता है, दर प्रोपोर्शनल होती है किसके, अभिकारक के। अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद। अब जब आर लाते हैं तो क्या हो जाता है, के इंटू अभिकारक। ये होता है इसका वेग नियम या दर नियम। ये होता है इन अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो अभिकारक की एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो इस पर घातें कितनी आ जाती हैं, एक। यानी कि जितने अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है उतने ही अभिकारक या उत्पाद के ऊपर घातें लगाते चलते हैं। एक में होगा तो एक घात लग गई तो एक कोटि की, दो में परिवर्तन हुआ तो दो घातें लग जाएंगी दो कोटि की, तीन में परिवर्तन हुआ तो तीन घातें लग जाएंगी तीन कोटि की, और अभिकारक से उत्पाद बनने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो, यदि जो अभिकारक लिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता का हमें पता ही नहीं वो कितना सांद्र है या तनु है या कितने उसमें मोलों की संख्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो t1 समय पर अभिकारक यानी समय पहला होगा, t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता a-x1 होगी, t2 समय पर a-x2 होगी। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, k बराबर, ऐसी जब कंडीशन दे दी जाए, क्या कंडीशन दी जाए, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो, हमें यही ना पता हो कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो t1 समय पर हम क्या लेंगे, अभिकारक का सांद्रता होगी a-x1 t2 पर होगी a-x2, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन t2 माइनस t1, यानी पहले बाद वाले समय में से पहला वाला समय घटा देंगे, log a-x1 बटे log a-x2 हो जाएगा। फार्मूले में इतना परिवर्तन आ जाएगा, a बटे a-x होता है तो हो जाएगा क्या, a-x1 और a-x2 हो जाएगा। बस आगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता n(x) गुना, यानी अभिक्रिया कुछ जो अभिक्रिया ली है उसकी सांद्रता में कुछ सांद्र होगा, थोड़े बहुत कण होंगे, यानी कि 100 ml जल में हमने 10 ग्राम चीनी डाल दी, अब उसमें 20-25 ग्राम और मिलाना चाहते हैं। सांद्रता तो तभी होगी जब कोई चीज़ विलेय पदार्थ में यानी विलायक में विलेय पदार्थ को घोलेंगे तभी तो वो गाढ़ा होगा यानी सांद्र होगा। तो x गुना बढ़ाने पर वेग n गुना बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया भी स्पीड पकड़ लेती है। जैसे ही हम सांद्रता बढ़ाते हैं वैसे ही अभिक्रिया स्पीड पकड़ लेती है और तेजी से होने लगती है, परंतु वेग स्थिरांक में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो k की वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात इम्पोर्टेंट है, यह पूछी जाती है विकल्प में। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता x गुना बढ़ा दें तो वेग कितना बढ़ जाएगा, n गुना, 2x कर दें तो 2n गुना हो जाएगा, 1x है तो 1 गुना हो जाएगा। लेकिन वेग स्थिरांक में लिखा होता है घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। ये विकल्प क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता x गुना बढ़ा दें तो वेग कितना हो जाएगा, n गुना, 2x लिख दे तो 2n गुना, 3x लिख दे तो 3n गुना, और कह दे वेग स्थिरांक लिखे होते ऑप्शन में घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, तो वहाँ पर लिखना है आपको स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अब कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अनंत समय लगता, पता नहीं ये अभिक्रिया कब पूर्ण होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सूर्य में जो हमारे सूर्य है, सूरज देवता है, उनमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस कब खर्च हो जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अनंत समय बोलते हैं उसको, अनंत समय लगता है। तो अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी। जब जिस अभिक्रिया में अनंत समय लगे, अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगे, तो वो अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आगे बताया, जब अभिकारक और उत्पाद दिए हों, उत्पाद के आयतन दिए हों, आयतन वो लिख दें यहाँ पर, आयतन दिए गए हों, तो क्या होता है? तो होता है अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो b अनंत पर होती है। यानी कि जो अभिकारक अणु की जो सांद्रता है वो आयतन b के अनंत पर होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? और जो परिवर्तन होता है t समय बाद आयतन में परिवर्तन होगा। t समय बाद आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा? BT, यानी कि t समय बाद। जब हमें अभिकारक और उत्पाद आयतन में दिए हों, कैसे? आयतन में। अभी तक हमें प्रतिशत में दिए जाते थे। जब हमें उत्पाद और अभिकारक आयतन में दिए हों तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो किसके समानुपाती होती है? आयतन v अनंत के समानुपाती होती है। लेकिन t समय बाद आयतन में परिवर्तन BT कहलाता है। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? K बराबर 2.303/T log बेस 10। आयतन अभिकारक किसके a रखते थे तो एक के स्थान पर क्या लिखेंगे? b अनंत। और फिर b अनंत में से क्या घट रहा है? BT। तो लिख देंगे b अनंत माइनस BT। ये जब क्या हो? जब अभिकारक और उत्पाद आयतन में दिए जाएं। तो अभिकारक को हम आयतन अनंत मान लेते हैं और आयतन अनंत में से BT आयतन की सांद्रता परिवर्तन होगा। अब एक चीज़ और इसमें आ जाती है, ये तो आपका फार्मूला आयतन दिए वाले में हो जाता है। अब कहता है अगर उत्प्रेरक भी डाला जाए, उत्प्रेरक भी डाला जाए इस अभिक्रिया में, तो भाई उत्प्रेरक 1 ग्राम 2 ग्राम डाला जाएगा, उसका भी तो अपना आयतन होगा, कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा उस जिसमें डाला जाएगा। तो कारण है कि जब उत्प्रेरक दिया जाता है तो उसका आयतन B0 मानते हैं, यानी कि इसकी उपस्थिति को B0 से हम डिनोट करते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए इसमें K का मान क्या हो जाएगा? जब उत्प्रेरक होगा, जब उत्प्रेरक होगा तब के लिए लिख रहे हैं ये, तो 2.303/T log 10 B अनंत माइनस B0, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति को हम 0 बताएंगे और यहाँ B अनंत माइनस BT होगा। ये होगा आयतन देने पर। उत्प्रेरक दिया जाए तो इसको लगाएं, उत्प्रेरक ना दिया जाए तो इस फार्मूले को यूज करें। अब ये अपना टॉपिक पूर्ण हो गया। अब इन जो हमने ये न्यूमेरिकल के आधार पर जिन फार्मूलों को हमने सिद्ध कराया है, इन पर आपको न्यूमेरिकल कराने हैं। तो हम इनके न्यूमेरिकल कम से कम 20 से 25 आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ में, और आपको ऐसी विधि से सिखाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इजी से इजी तरीका आपको बताएंगे जिससे आप न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएं, क्योंकि स्टूडेंट वही पीछे रह जाते हैं जो दिए गए न्यूमेरिकल को सिर्फ गुणा भाग के चक्कर में हल करके नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। आपको 70 में 70 लाने हैं और 30 प्रैक्टिकल के भी लेने हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल, हमारे नहीं आपके कहिए, आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।